Welcome back to our series of Decoding Income Tax Act 2025. I am CA Manjit Anjana, your guide for Income Tax Act 2025. दोस्तों लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और हम आपको सेक्शन बाय सेक्शन एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। उसी की कंटिन्यूटी में अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 2 जो कि है डेफिनेशन से रिलेटेड। वैसे तो सेक्शन नंबर 2 में 112 डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके जनरल डे टू डे यूज में आती है, चाहे वो किसी बिजनेसमैन के लिए या नॉन बिजनेसमैन इंडिविजुअल के लिए है। उसी में एक डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इनकम। आपने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बहुत बार सुना होगा और एक तरीके से सोचा भी होगा कि एग्रीकल्चर इनकम वही है कि जो कि खेत से फसल उगाई जाती है, उस फसल को बेचकर जो पैसा आता है वो एग्रीकल्चर इनकम में आप मान के चलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे रेवेन्यू भी हैं जो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएंगे और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपको लगेगा कि यस फसल बेचकर ही आया, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगे। उसी को मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम एक मालिक के लिए और एग्रीकल्चर इनकम उस इंडिविजुअल के लिए जो उस लैंड का मालिक नहीं है लेकिन उस लैंड पर काम करता है, उस लैंड का यूज कर रहा है। तो एक जो लैंड का मालिक है एग्रीकल्चर लैंड का, दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड में मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड है जो कि लैंड रिकॉर्ड में लैंड रेवेन्यू में चढ़ी हुई है गवर्नमेंट के, और कुछ एग्जम्पशंस है कि जिन लैंड्स को यहाँ पर जिस लैंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम होती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। उसको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे आपको भी। तो एक ओनर है जो एग्रीकल्चर लैंड का जो ओनर है वो उस लैंड पर अगर फसल उगाता है, उस फसल को बेचकर जो उसके पास पैसा आता है वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। उसी एग्रीकल्चर लैंड से अगर वो कुछ रेंट रिसीव करता है, खुद फसल नहीं उगाता लेकिन किसी को रेंट पे दे रहा है उसी एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, तो उससे जो रेंट आने वाला है वो रेंट भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में ही यूज होगा। एग्रीकल्चर इनकम में जो सोर्सेज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आने वाली इनकम, या उसको कल्टीवेट करने वाला पर्सन जो कि एग्रीकल्चर लैंड का ओनर नहीं है वो उसको कल्टीवेट करने के लिए आपसे कोई रेंट लेता है या रेंट ना लेने के एवज में फसल ही लेता है, रेंट इन काइंड, तो वो जो इनकम है और वो जो फसल आप उसको देने वाले हो जो कि मार्केट में सेलेबल है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर किया जाएगा उस पर्सन के लिए जिसने वो रेंट रिसीव किया है। साइड बाय साइड अगर वो पर्सन उसी प्रोड्यूस को मार्केट में बेच देता है तो उससे जो रेवेन्यू आने वाला उसको भी वो दैट पर्सन जो रेंट रिसीवर ऑफ रेंट है वो उसको अपनी एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई बिल्डिंग है जो कि उसी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर है या उसके बिल्कुल पास है और जिसका यूज किस लिए किया जा रहा है कि वो जो कल्टीवेटर है रिसीवर ऑफ रेंट जो उस पर काम करने वाला है उस बिल्डिंग में वो रह रहा है या उस बिल्डिंग को उसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए किसी पर्पज से यूज कर रहा है, तो उस बिल्डिंग से भी अगर कोई रेंट आता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में ही रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप नर्सरी में जो सैपलिंग की जाती है हमारी जनरल भाषा में जिसको छोटे पौध भी बोला जाता है, पौध उगाई जाती है और उसको अगर आप बेचते हो तो उससे जो होने वाली इनकम है उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम में ही कंसीडर करके चलेंगे, वो एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगी। लेकिन अगर कोई नर्सरी बना रहा है और उस नर्सरी में पौधे उगाकर उसको बेच रहा है और उसके पास में अगर कोई बिल्डिंग है जिसको वो रहने के लिए यूज कर रहा है तो ध्यान रखिए दोस्तों ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एग्रीकल्चर इनकम को आपके सामने सिंप्लीफाई किया है। मोर अपडेट्स के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।